friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to Ind AS 108, that is operating segment. ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट जैसे कि एक बिजनेस है, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स है, डिफरेंट बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस है जो कि ऑपरेट होती है. जैसे कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिफरेंट सेगमेंट्स है लाइक ए बी सी डी लाइक रिफाइनरी बिजनेस, मीडिया बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, डिपार्टमेंटल बिजनेस. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज मेनी बिजनेसेस. सो उस बिजनेस को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो यूजर है इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझ पाए द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और रिलायंस का तो विद इन इंडिया भी है, आउटसाइड इंडिया भी है. तो देयर आर टू डिस्क्लोजर्स है, एक प्राइमरी डिस्क्लोजर, एक सेकेंडरी डिस्क्लोजर है. प्राइमरी डिस्क्लोजर जैसे कि आप बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, और सेकेंडरी आप ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से चूज कर सकते हो. तो दोनों तरफ से ही आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक प्राइमरी डिस्क्लोजर और एक सेकेंडरी. अब ये सीओडीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको, बिजनेस लाइन को प्राइमरी मानता है या ज्योग्राफिकल एरियाज को प्राइमरी मानता है, किसको सेकेंडरी मानता है. ये सीओडीएम डिसाइड करेगा. सीओडीएम कौन होता है? जो कि मैनेजमेंट होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशंस कैसे हैंडल होगा, जो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द ऑपरेशन, रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स को किस तरह से एलोकेट किया जाए, और परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाए कि बिजनेस है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इवैल्यूएटिंग प्रॉपरली. तो वही सीओडीएम प्रॉपरली डिसाइड करेगा वेदर द बिजनेस इज वर्किंग फंक्शन प्रॉपरली और नॉट. तो AS17 जो कि ओल्ड स्टैंडर्ड है इंडियन गैप के हिसाब से, AS17 बोलता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में. सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉलो करता था, AS17 फॉलो करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच. लेकिन इंड AS 108 बोलता है नहीं, हम रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, हम मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे. मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच मीन जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो कि डायरेक्टली इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को डायरेक्टली एलोकेट करता है रिसोर्स को. वो डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग, कौन सा सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा, कौन सा सेगमेंट नहीं रिपोर्टिंग होगा. तो एक्चुअली सीओडीएम विल डिसाइड, नॉट द फाइनेंस ऑफिसर विल डिसाइड. फाइनेंस ऑफिसर एक्चुअल में कहाँ रहता है? वो तो कॉर्पोरेट ऑफिस में रहता है, वो डायरेक्टली ऑपरेशन को नहीं हैंडल करता, वो जस्ट डिटेल कलेक्ट करके उसका रिव्यू बना के अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच. पहले इंड AS 17 ऐसे ही सेगमेंट रिपोर्टिंग होता था, लेकिन इंड AS 108 बोलता है कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, हम मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच ही फॉलो करेंगे. जो मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच क्या होता है? जो कि सीओडीएम के डिसीजन के ऊपर चलता है. तो ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है, पर AS17 रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच फॉलो करता है. तो कैसे ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, लेट डिस्कस. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड क्या है? पहले तो हम लोग कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, then we will discuss about identification and disclosure, then we will discuss about the important steps of operating segment. कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कौन सा सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो उसके क्या स्टेप्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 108. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 108 क्या है? An entity shall disclose information to enable user of its financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activity in which it engaged
and the economic environment in which it operates. अब यहाँ पे जो बोला गया, entity shall disclose information to enable user of the financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engage. जैसे कि we will take the example of टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, जैसे कि रिटेल बिजनेस है, आईटी बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस है, एरोस्पेस बिजनेस है, टूरिज्म बिजनेस है, टेलीकॉम है, इंफ्रा है, ऑटो है, मेटल है। जैसे कि रिटेल में उन लोग का वोल्टस है, तनिष्क है, टेटले है, टाटा टी है, टाइटन है। आईटी में है टाटा एक्सेला, टाटा कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल्स में टाटा कैपिटल, टाटा एआईजी, एरोस्पेस में टाटा एडवांस सिस्टम्स, टूरिज्म में एयर एशिया, ताज, विस्तारा, टेलीकॉम में है टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्काई, इंफ्रा में। जैसे डिफरेंट बिजनेसेस है ना, ये डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टाटा हैव, तो इसका डिफरेंट रिपोर्टिंग जाता है, डिफरेंट, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ दी। ये रिटेल का एक पूरा ये बिजनेस का एक सेगमेंट है, आईटी का पूरा सेगमेंट है, दो दे हैव डिफरेंट बिजनेसेस बट ये पूरा सेगमेंट है। जैसे कि ये टाटा मोटर्स के लिए एग्जांपल लिया हो, टाटा मोटर प्लांट है, एक बिजनेस लाइन है ये। तो ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इन डिफरेंट एरिया, इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, लाइक इन लखनऊ, लाइक इन पार्ट इन वेस्ट बंगाल एंड लाइक इन पुणे। ये प्लांट कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, जो टाटा मोटर्स का बिजनेस है कहाँ कहाँ ज्योग्राफिकल एरिया में लोकेटेड है, तो वो भी एक रिपोर्टिंग है ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से। ये तो हो गया आपके बिजनेस लाइन के हिसाब से, ये एग्जांपल हो गया आपका ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से। आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल ऑफ इट। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्क्लोजर देने का इस स्टैंडर्ड का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो इस फाइनेंशियल को पढ़े, जो देखे, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉपर डिस्क्लोजर मिले, कि उन लोग प्रॉपरली इवेलुएट कर पाए कि बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एंटिटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, सेगमेंट वाइज प्रॉपर डिस्क्लोजर मिल सके द इन्वेस्टर्स को, यूजर्स को, जो भी इस फाइनेंशियल्स को रिव्यू कर रहे हैं। तो एंटिटी का यही, इस स्टैंडर्ड का यही उद्देश्य है कि एंटिटी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर करे अपने सेगमेंट को, जो कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हो सके और जो यूज़र है उसको पूरी तरह से समझ पाए बिजनेस एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ परफॉर्म हो रही है, किस तरह से परफॉर्म हो रही है, और ज्योग्राफिकल एरियाज में भी कौन कौन से एरियाज में प्रॉपर परफॉर्मेंस हो रही है, प्रॉपर डिस्क्लोजर दे पाए। सो एंटिटी शैल डिस्क्लोज इनेबल कि बिजनेस एक्टिविटीज का भी डिस्क्लोज, कितनी बिजनेस एक्टिविटीज है एक ऑपरेशन, एक बिजनेस में, एक इंडस्ट्रीज में, और उसकी डिफरेंट लोकेशन में कहाँ कहाँ बिजनेस सिचुएटेड है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और इन डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया कहाँ कहाँ पे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, विद इन इंडिया भी है, आउटसाइड इंडिया भी है उनका बिजनेस। जजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग Ind AS 108. The management should consider the core principle for the purpose of segment disclosure rather than relying on a set of rules. मतलब मैनेजमेंट डिसीजन के हिसाब से ही प्रिंसिपल ऑफ सेगमेंट का डिस्क्लोजर होगा। रूल्स को ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता। रूल्स मतलब कि जो AS 17 में रिस्क एंड रिवॉर्ड रूल्स बोले गए थे, वो ये स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करता। ये स्टैंडर्ड बोलता है मैनेजमेंट जो बोलेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। मैनेजमेंट बोलेगा इतना सेगमेंट का डिस्क्लोजर देना है तो देना है, मैनेजमेंट बोलेगा नहीं देना है तो नहीं। सो Ind AS 17 को ये फॉलो नहीं करेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच को नहीं फॉलो करेगा, मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच को ही फॉलो करेगा।
तो वही बोला है कि जजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इंड एस 108. मैनेजमेंट शुड कंसिडर द कोर प्रिंसिपल्स फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट डिस्क्लोजर rather than relying on the set of rules as was done under the erstwhile AS17 segment reporting. बोल दिया है AS17 जो रूल्स बता रहे हैं, हाँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच, वो ये स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेगा. ये स्टैंडर्ड जो इंडेस 108 बोल रहा है कि मैनेजमेंट अप्रोच, मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच, वही ये स्टैंडर्ड फॉलो कर. की कॉन्सेप्ट क्या है इस स्टैंडर्ड का? द एंटिटी शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन used by the management that will allow user to understand the entity's main activities, the location of those activities and performance of those activities. मतलब बोल रहा है कि इस स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या है कि जो भी बिजनेस एंटिटी है वो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन, जो कि मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है अपने रिपोर्ट में, यूजर को भी वही इंफॉर्मेशन दिया जाए. मेन एक्टिविटीज के हिसाब से बिजनेस की क्या एक्टिविटीज है, डिफरेंट एक्टिविटीज किस किस लोकेशन में है, लोकेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, किस तरह से वो परफॉर्म करेगी. सो ये कॉन्सेप्ट है इस स्टैंडर्ड का. इट अलाउ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिव्यू सेगमेंट इंफॉर्मेशन from the eye of the management rather than the risk and reward approach, thus enhancing a user ability to predict action or reaction of the management that can significantly affect enterprise prospects for future cash. अब स्कोप ऑफ दी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू कंपनीज टू विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड. मतलब उन कंपनीज पे सेगमेंट रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है जो इंडेस फॉलो करती है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई. और कौन सी कंपनी? हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट CFS. जो कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करना है तो उन पे सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो CFS नहीं प्रिपेयर कर रहा है तो CFS पे तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सेपरेट SFS सेपरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर वो कर रहा है तो उसमें उनको देना पड़ेगा, इवन दे आर नॉट प्रिपेयरिंग CFS. और अगर जो CFS प्रिपेयर कर रहा है तो वो CFS में देगा मैंडेटरी रिपोर्टिंग, तब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको देने का दरकार नहीं है. ये ऑप्शनल है, वो दे भी सकता है, नहीं भी. Voluntary disclosure about segment cannot be termed as segment reporting unless it complies with Ind AS 108. अगर आप voluntarily disclose कर रहे हो कोई भी इंफॉर्मेशन और उसका नाम आप सेगमेंट रिपोर्टिंग दे रहे हो तो आपको Ind AS 108 का सारा प्रोसीजर्स, सारा स्टेप्स फॉलो कर. आप कुछ भी और भी नाम दे सकते हो कि डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग द बिजनेस लाइन एक्टिविटी, लेकिन अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग वर्ड यूज करते हो तो आपको Ind AS 108 का सारा कंप्लायंसेस फॉलो. इन केस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर प्रेजेंटेशन ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑप्शनल, जहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, इन केस द एंटिटी डिसाइड टू प्रेजेंट इट and the title the same as segment information, the information so presented must be in accordance with Ind AS 108. कहने का मतलब यही है कि अगर आप SFS में वॉलेंटरली सेगमेंट रिपोर्टिंग देना चाहते हो जो कि ऑप्शनल है, फिर भी आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, एंटिटी डिसाइड करती है कि हम देंगे और उसका टाइटल आप सेगमेंट रिपोर्टिंग दे रहे हो तो आपको Ind AS 108 फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन आप कोई दूसरा टाइटल दे रहे हो कि बिजनेस इंफॉर्मेशन या डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, तब आपको Ind AS 108 का कंप्लायंसेस का दरकार नहीं है, तब Ind AS 108 फॉलो नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप टाइटल देते हो सेगमेंट रिपोर्टिंग और जो कि वॉलेंटरली आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपको पूरा इन अकॉर्डेंस विथ 108 के हिसाब से ही डिस्क्लोजर देना. आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑपरेटिंग सेगमेंट. स्टेप 1 बोलता है
कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें या डिस्क्लोज करें ऑपरेटिंग सेगमेंट को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सीओडीएम है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। देन वी विल आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट, कौन कौन से सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। देन डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट, कौन कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बोला जाएगा। फिर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे एज पर इंड AS 108। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। वो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसाइड करेगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का ऑफ दिस ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन कौन सा है। फिर वो डिटरमाइन करेगा कि कौन कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। फिर वो डिस्क्लोजर देगा एज पर इंड AS 108। CODM, so IND AS 108 follows management approach rather than risk reward approach outlined in AS 17। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि IND AS 108 फॉलो करता है मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच नहीं फॉलो करता। रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच AS 17 में फॉलो किया जाता है, जो कि IND AS 108 उसको फॉलो नहीं करता। IND AS 108 बोलता है कि हम मैनेजमेंट बेस्ड अप्रोच ही फॉलो करेंगे, हम रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इसका इम्प्लीकेशन यही होता है कि एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट as a separate source of revenue will be considered as an operating segment। अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है इन विच जो कि मैनेजमेंट बोलेगा कि इसका रेवेन्यू सेपरेट सोर्स है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा एज अ सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट बोला जाएगा, जिसका कि रेवेन्यू अलग से आ रहा है। The operating results of such operating segment are regularly reviewed by the CODM to make decision about the resource allocation and performance measurements। जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इसका रेवेन्यू सेपरेटली आ रहा है, उसको वो मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करेगा उस ऑपरेटिंग सेगमेंट को, उसको उसका रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू रेगुलरली रिव्यू दैट segment, make decisions about the resource allocation and performance measure। Who is CODM? Chief Operating Decision Maker कौन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया। Now how we will identify the Chief Operating Decision Maker? Who is the CODM according to this standard? The concept is that identified as a function need not be a person or a designation। CODM is identified as a function, it's not a person or a designation। जो CODM होता है वो चीफ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकते हैं, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कमिटी मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसको चीफ जो CODM को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके फंक्शन के हिसाब से किया जाता है, उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं किया जाता, और या पर्सन के इंडिविजुअल्स के हिसाब से नहीं किया जाता। नीड नॉट बी अ पर्सन और अ डेजिग्नेशन। CODM में बी आइडेंटिफाइड एज अ फंक्शन, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी, assessment of performance of operating segments of the entity, making strategic decision about the entity segments। Means function identified as a function involves allocation of resource of entity। means कैसे CODM allocate करेगा रिसोर्स को, कैसे इवेल्युएट करेगा परफॉर्मेंस को, कैसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेगा। जो बंदा ये सब करता है वो ही CODM का मतलब बोला जाता है। वो it may be a person, it may be a group of person, it may be a committee, it may be a board of directors, it may be a senior manager, it may be a operating officer। So maybe any person, maybe it's not a designated person or can be a CODM, any person who
involving in these activities like allocation of resources, performance of evaluation of performance of the operating segments, or making strategic decision. They may be a chief operating decision maker. Like for example, it can be an individual like chief executive officer or chief operating officer. It can be a committee like senior manager or board of director. It cannot be a supervisory board. That he is not the chief operating decision maker, so cannot be a supervisory board that just approve or review the decision. जो just approve करेगा या review करेगा वो कभी भी चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर नहीं हो सकता. जनरली हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जनरली जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो इवेलुएट करते हैं, जो परफॉर्मेंस को एलोकेट करते हैं या परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं स्ट्रैटेजिक, वही होते हैं. जनरली हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही होते हैं की इंपॉर्टेंट पर्सन. फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या है? इंश्योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कि ये क्राइटेरिया स्टैंडर्ड का मतलब आइडेंटिफिकेशन का यही है कि सीओडीएम प्रॉपरली इंश्योर करे कि करेक्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है कि करेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं. इंश्योर दैट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन. कैन अ कमिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बी अ सीओडीएम? बोलते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि क्या वो सीओडीएम हो सकते हैं? आंसर इज नो. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर नॉट इन्वॉल्व. जनरली वो नहीं हो सकते इन द रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोल इज प्राइमरी रिलेटेड टू गवर्नेंस rather देन मैनेजमेंट रोल. उनका रोल एक पर्टिकुलर रोल है, या तो वो ऑडिट कमिटी के मेंबर है या उनका गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेंबर है. दे आर द डायरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, नॉट एज अ होल नहीं है. उन लोग ऑपरेशंस को नहीं हैंडल करते, एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरियाज को उन लोग हैंडल करते हैं. तो दे आर नॉट द उनको कोई ऑपरेशन रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है, तो दे विल नॉट बी द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. लेकिन हाउएवर a function that is board of directors might include non-executive director whose responsibility is governance. Suppose एक कमिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी है. अब इट्स अ कमिटी, इट्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब जब मीटिंग होगी तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव भी आएंगे. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन द गवर्नमेंट रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें जो डिसीजन जो ले रहा है एक बोर्ड ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव बोथ आ रहे हैं. तो इन दैट केस देन सीओडीएम दोनों है, बिकॉज एक कंबाइंड डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कंबाइंड डिसीजन है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे जो सीओडीएम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उसमें विच इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल्सो एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑल्सो. Such a function would be CODM if the most significant operating as well as strategic decisions are made by that function, even if non-executive directors do not participate in implementing such decisions. Means such a function would be, ये जो फंक्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का would be CODM. वो हो सकता है एक CODM जैसे chief operating decision maker if the most significant operating as well as strategic decision are made by that function. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में या परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं या एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, then this board of director will be as a function becomes a chief operating decision maker even if non-executive directors do not participate in implementing such decisions.
सो इसमें तो एग्जीक्यूटिव भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी है। इवन द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन बोर्ड एज अ कमिटी, बोर्ड एक बोर्ड एज अ कमिटी बिकम्स अ सीओडीएम। इलस्ट्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द सीओडीएम। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सीओडीएम कौन हो सकता है। जैसे कि द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड comprises of CEO, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, and the President. The committee assesses performance and allocate resources. Each committee member has a single vote. Identify the CODM. देखिए एक कमिटी है, एग्जीक्यूटिव कमिटी है ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड की, उसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है और प्रेसिडेंट भी है। दे आर टेकिंग एज अ होल, तीनों मिल के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं और रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। तो कौन होगा इसमें सीओडीएम? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट? इसमें एज अ होल ये कमिटी होगा सीओडीएम, बिकॉज यहाँ पे जो मेंबर्स है इस कमिटी के एज अ होल दे आर टेकिंग द डिसीजन। तो यहाँ पे जो decision, actually the decision is taken by the executive committee of xyz limited. Committee as a whole, they are taking the decision, they are taking allocating the resources, they are performing, they are evaluating the performance. तो कमिटी होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव कमिटी विल कंप्राइज द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। नाउ यही एग्जांपल को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। Considering the fact as above, except that the president can override the vote of the committee, identify the CODM. कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि कमिटी है एक, उसमें 3 मेंबर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है कि हम आपका डिसीजन नहीं मानेंगे, हम जो बोलेंगे आप लोग को मानना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ओवरराइड करता है सारे मेंबर्स को। तो यहाँ पे चीफ एक्चुअल में कौन डिसीजन ले रहा है? प्रेसिडेंट ले रहा है, बिकॉज प्रेसिडेंट का डिसीजन ही ओवरराइड कर रहा है अदर मेंबर्स के कमिटी के डिसीजन को भी प्रेसिडेंट का डिसीजन ओवरराइड कर रहा है। तो हु इज द सीओडीएम इन दैट केस? द प्रेसिडेंट कंप्राइज ऑफ सीओडीएम, बिकॉज जिसका डिसीजन ऊपर रहेगा वही तो, जिसका डिसीजन चलेगा वही तो चीफ डिसीजन मेकर होगा ऑपरेटिंग। Facts are similar to the question number 1, except that the supervisory board reviews the operation of the executive committee, identify the CODM। अब यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड है जो कि सिर्फ रिव्यू करता है एग्जीक्यूटिव कमिटी को, तो यहाँ पे भी फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी ही सीओडीएम होगा, बिकॉज जो सुपरवाइजरी बोर्ड है इसके कमिटी के ऊपर जो बोर्ड है वो सिर्फ रिव्यू करता है और सिर्फ अप्रूवल देता है। वो तो काम डिसीजन कौन लेता है एक्चुअल में? डिसीजन तो एग्जीक्यूटिव कमिटी ही ले रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स वाई लिमिटेड कंप्राइज ऑफ सीओडीएम, बिकॉज द सुपरवाइजरी बोर्ड only reviews the operation done by the executive committee, he does not take part in decision making। तो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता सुपरवाइजरी बोर्ड, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसीजन लेता है उसको अप्रूवल देता है, उसी को रिव्यू। ये तो हम लोग ने सीओडीएम को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सीओडीएम है। तो सीओडीएम वही है जो कि परफॉर्मेंस को इवेलुएट करे, रिसोर्सेज को एलोकेट करे और इटसेल्फ डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाए। वो जो बंदा है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कमिटी भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है। तो एनीबडी कैन बी अ सीओडीएम जो कि डिसीजन ले सके, प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग को ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। इंडेस 108 बोलता है कि आप कैसे ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करोगे। आपने सीओडीएम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब ऑपरेटिंग सेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई, कौन सा सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है, हाउ कुड यू आइडेंटिफाई?
दिस स्टैंडर्ड गाइड्स अस टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। Does the component generates revenue and or incur expenses, including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity? कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी सेगमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक्सटर्नल रेवेन्यू, और इनकर कर रहा है एक्सपेंसेस फॉर दैट, और इंटर सेगमेंट या एक्सटर्नल रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और इंटरनल रेवेन्यू भी जनरेट, बिजनेस सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड एक बिजनेस एंटिटी है, वो सेल करती है अपने रेवेन्यूज को अपने ग्रुप कंपनीज को भी, और एक्सटर्नल सेल भी करती है। जैसे कि वो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करती है तो उसका 50% वो आउटसाइड सेल करती है और 50% इंटर ग्रुप इंटर सेगमेंट सेल करती है। तो जब दोनों सेल कर रहे हैं आप, इंटर सेगमेंट सेल भी कर रहे हैं और एक्सटर्नल सेल भी करते हैं, तो वो होता है सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल सेल कर रहे हो, आप इंटरनल सेल नहीं कर रहे हो, या आप एक्सटर्नल सेल कर रहे हो, ठीक है, तब ऑपरेटिंग सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन आप पूरा का पूरा इंटरनल सेल कर रहे हो, 100%, जैसे आप ओर्स एक्सट्रैक्ट किए, मिनरल्स या ऑयल कुछ भी एक्सट्रैक्ट किए और उसको अपने इंटर ग्रुप कंपनीज में ही सेल कर दिए, तो वो ट्रांसफर हो गया मटेरियल, इट्स नॉट अ सेगमेंट रिपोर्टिंग। तब क्या होगा, जो ग्रुप कंपनीज को आपने सेल किया उसको सेगमेंट माना जाएगा, जो एक्सटर्नल सेल कर रहा है। तो अगर आप एक्सटर्नल सेल भी कर रहे हो, इंटर सेगमेंट सेल भी कर रहे हो, उससे कुछ रेवेन्यू आ रहा है, तब आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग, उस सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट माना जाए। अगर ये क्राइटेरिया सपोज नहीं फुलफिल होता, आपने इंटरनल सेल किया पर एक्सटर्नल सेल नहीं किया, तो फिर आपका सेगमेंट रिपोर्ट, वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। लेकिन आपने सेल किया, इंटरनल सेल भी किया, एक्सटर्नल सेल भी किया, तब आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट हो जाएगा। फिर आपको सेकेंड क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि आर द कंपोनेंट रिजल्ट्स रिव्यूड रेगुलरली बाय द सीओडीएम टू मेक डिसीजंस about the resource allocation and to the asset its and to assess its performance। आप ये देखोगे कि जो कंपोनेंट रिजल्ट, जो कंपोनेंट है, जो सेगमेंट है, वो प्रॉपरली रिव्यू किया जा रहा है सीओडीएम के हिसाब से। सीओडीएम प्रॉपरली उसको रिव्यू कर रहा है टू मेक डिसीजंस अबाउट द रिसोर्स एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एसेसेस परफॉर्मेंस। अगर वो प्रॉपरली रिव्यू हो रहा है तो वो सेगमेंट रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। और फिर इज डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर दैट कंपोनेंट अवेलेबल, सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस सेगमेंट का अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो वो सेगमेंट, वो कंपोनेंट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो पहला बात तो ऑपरेटिंग सेगमेंट देखने के लिए क्या करना, देखना पड़ेगा कि जो भी सेगमेंट है वो इंटरनल, वो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक्सटर्नल रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, इंटरनल रेवेन्यू भी जनरेट। अगर ये फुलफिल होता है ये कंडीशन, तब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली रिव्यू नहीं कर रहा है, रेगुलरली रिव्यू नहीं कर रहा है, और उसका रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट नहीं कर रहा है, या उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट नहीं कर रहा है, तब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। अगर कर रहा है तभी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। उसका सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तभी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अगर नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं। तो मतलब अगर आपका ये, वो मैनेजमेंट ने रिव्यू किया पर उसका सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट होने के लिए आपको ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहले तो कंपोनेंट जनरेट करना चाहिए रेवेन्यू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल,
proper the component को properly reviewed by the management to take decisions or about the resource allocation and performance evaluation, और separate financial information available होना चाहिए for the component, तब वो component is a segment, is an operating segment, उस component को operating segment तभी ही बोला जाएगा. Now comes the concept of segment manager and their roles in determining operating segment. Segment manager जो होता है उसका क्या रोल है कि वो डिटरमाइन करे ऑपरेटिंग सेगमेंट को. Segment manager, a function, not necessarily designation, accountable to CODM to discuss operating activities, financial results, forecast और plan for the segment. मतलब कोई एक डेजिग्नेशन उसको अकाउंटेबल नहीं करता CODM को कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्कस करे या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करे या फोरकास्ट करे या प्लान करे. CODM कैन ऑल्सो बी अ सेगमेंट मैनेजर, जैसे कि एक ऑपरेशनल ऑफिसर भी CODM हो सकता है जो कि सारा डिसीजन ले. एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक सीनियर मैनेजर ही सारा डिसीजन लेता है, इवेलुएट करता है, परफॉर्मेंस को एलोकेट करता है, तो सेगमेंट मैनेजर भी CODM हो सकता है. A single segment manager may manage more than one operating segment. If characteristics applies to more than one sets of component of the entity, but there is only one set for which segment manager are held responsible, that set of component constitute the operating segment. Matrix form, meaning two or more overlapping set of components for which manager are held responsible. For example, in some entity, some managers are responsible for different products and service line worldwide, whereas other managers are responsible for specific geographical area. Function integral to the business. ये exception rule है. When activities of a function are integral part of the company's business, for example, research and development function for pharmaceutical or software company, this can be considered as an operating segment provided that there is a discrete information available that is regularly reviewed by the CODM. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि एक ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, स्टिल अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज है या सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसमें पहले रिसर्च किया जाता है. दैट इज द इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तब वो ऑपरेशन में जाते हैं. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दैट केस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेशन. सो इन दैट केस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेपरेट सेगमेंट माना जाएगा और उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए और रेगुलरली रिव्यूड बाय द मैनेजमेंट होना चाहिए कि CODM रेगुलरली रिव्यू करे उसको और डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सेपरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, तभी इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है. ये एक्सेप्शनल रूल है. इवन इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट बट ऑपरेशंस के लिए जरूरी रहता है. इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक फार्मा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन करने के लिए पहले फॉर्मूला को जनरेट करना पड़ता है या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले उसका रिसर्च किया जाता है. तो इन दैट केस इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, तो इस सेगमेंट को अलग से डिस्क्लोज किया जाता है. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वेदर एन ऑपरेटिंग सेगमेंट. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तभी ऑपरेटिंग सेगमेंट माना जाएगा अगर वो इंगेज है बिजनेस एक्टिविटीज में, when operating results are reviewed by the CODM and there is a separate information available to support the review. अगर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट का डेफिनेशन को मीट करता है कि बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. अब आप बोलोगे कि ये तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो ये कैसे आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है? जब तक कि ये डिसकंटिन्यू नहीं हो जाता, ये डिसकंटिन्यूड के प्रोसेस में है लेकिन फुल एंड फाइनल डिसकंटिन्यू नहीं हो जाता, तब तक अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज्ड है और इसको मैनेजमेंट प्रॉपरली रिव्यू कर रहा है और इसका सेपरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तब ये एक सेपरेट लाइन सेगमेंट रिपोर्टिंग हो सकता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट बोला जा सकता है.
कैश जनरेटिंग यूनिट को हम लोग ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलेंगे, यस। इसको भी अगर हम लोग ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलेंगे अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, अगर उसका प्रॉपरली रिव्यूड बाय द मैनेजमेंट है सीओडीएम और उसके लिए सेपरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, then it is also treated as a operating segment if it meets the definition of operating segment. अब एग्रीगेशन क्या है? Aggregation of operating segments. Is aggregation consist with core principles of IND-AS 108? If yes, do the segment have similar economic characteristics? तो IND-AS 108 बोलता है आप कोर प्रिंसिपल ऑफ IND-AS 108 को एग्रीगेट भी कर सकते हो अगर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। उसका क्या सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? आर द सेगमेंट सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स, लाइक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर कोई भी बिजनेस लाइन सेम नेचर का है, सेम प्रोडक्ट है या सेम सर्विस दे रहा है तो उसको आप एग्रीगेट कर सकते हो। नहीं तो आपका जो डिस्क्लोजर होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर आप एग्रीगेट नहीं करोगे तो मोर देन 1000 पेजेस का हो जाएगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई देखेगा ही नहीं। तो उसको आप एग्रीगेट करो, उसको आप छोटा कर दो। एग्रीगेट करोगे सेम नेचर है क्लास के हिसाब से या सेम प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से या टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो उसको आप एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेट करोगे तो कम हो जाएगा। अगर आप 100 लाइन ऑफ बिजनेस है उसको आप सेम नेचर और क्लास और प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग बाइफरकेट करके एग्रीगेट कर दो तो वो कम हो जाएगा। तो सेगमेंट को आप एग्रीगेट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से, टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेथड के हिसाब से यूज टू डिस्ट्रीब्यूट their products or provide services, nature of regulatory environment के हिसाब से, लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस पब्लिक यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल। तो इसके हिसाब से आप एग्रीगेट कर दीजिए। एग्रीगेट करने से क्या होगा, आपका सेगमेंट का जो रिपोर्टिंग है वो कम हो जाएगा। अब स्टेप 3, डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब आप एग्रीगेट कर, पहले आपने सीओडीएम को आइडेंटिफाई किया, फिर आप ऑपरेटिंग सेगमेंट को, अब ऑपरेटिंग सेगमेंट भी 1000 है तो उसको एग्रीगेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड क्लास के हिसाब से, सेम नेचर सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस अकॉर्डिंगली आप एग्रीगेट कर दीजिए तो वो कम हो जाएगा। अब आपके पास एक थर्ड स्टेप है, डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब आपके पास सपोज 50 सेगमेंट्स है तो आप 50 सेगमेंट्स का तो डिस्क्लोजर दे नहीं सकते, तो आपको कुछ थ्रेशहोल्ड दे दिया गया, लिमिट बता दिया गया कि आप इस लिमिट के अगर ऊपर है तो उसी को आप रिपोर्ट कीजिए, उससे कम है तो आप रिपोर्ट मत कीजिए। तो बेसिक क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड बता दिया गया है। वेदर रिपोर्टेबल रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं रिपोर्टेबल रेवेन्यू, both internal and external sales of an operating segment is 10% or more of the combined revenue, both internal and external of all the operating segments. तो अगर 10% और more है of the combined revenue of internal and external sales of the operating segment, तब वो ऑपरेटिंग रिपोर्टेबल सेगमेंट है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो पहला थ्रेशहोल्ड कि आपका जो रेवेन्यू है इंटरनल भी होना चाहिए एक्सटर्नल भी होना चाहिए। अगर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के, दोनों रेवेन्यू को मिला के 10% से ज्यादा ईच सेगमेंट में हो रहा है, सेगमेंट ए सेगमेंट बी सेगमेंट सी सेगमेंट डी, अगर उसका परसेंटेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स को ऐड करोगे और फिर सेगमेंट सारा सेगमेंट्स का टोटल जो कंबाइंड फिगर है इंटरनल और एक्सटर्नल का मिला के, सेगमेंट ए बी सी डी चारों का मिला के टोटल जो फिगर है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का, उससे आप क्या करोगे, ईच सेगमेंट्स का ए का जो इंटरनल एक्सटर्नल उसको डिवाइड कर दोगे। तो अगर वो डिवाइड करने के बाद आपका 10% या मोर आएगा, अगर 10% से ज्यादा है
तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अगर वो 10% से कम है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। तो अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो उसको सेपरेटली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगर वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है तो आप क्या देखोगे, दूसरा क्राइटेरिया देखोगे कि ठीक है, अगर रेवेन्यू के हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, तो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। प्रॉफिट या लॉस हम लोग देखेंगे तो कंपनी का सपोज ABCD 4 सेगमेंट है, तो कंपनी एक सेगमेंट, दो सेगमेंट में प्रॉफिट कर रही है, दो सेगमेंट में लॉस कर रही है, तो हम लोग एक साथ प्रॉफिट और लॉस को ऐड करके उसका 10% नहीं निकालेंगे। प्रॉफिट का अलग से देखेंगे, एब्सोल्यूट फिगर सपोज ABCD, A B में प्रॉफिट हो रहा है 10 और 10 और B और C में लॉस हो रहा है सपोज 5 और 5, तो A और B 20 हो गया और वहां पे 5 और 5 कितना हो गया 10 -10, तो ये दोनों का जो हायर रहेगा 20 और -10 में जो हायर फिगर है उसका 10% हम लोग निकालेंगे। उसका 10% क्या हुआ 2, 2 को हम लोग ईच ऑफ द रिपोर्टेबल 2 से ज्यादा जो भी सेगमेंट है उसका रिपोर्टिंग होगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो हमारे केस में तो सारा ही 2 से ज्यादा है तो उसका रिपोर्टिंग होगा। वेदर एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस, तब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स हायर ऑफ द टू, प्रॉफिट में हायर, प्रॉफिट और लॉस में जो हायर है इन एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट अमाउंट। जैसे कि कंबाइन करेंगे रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल दी सेगमेंट दैट डिड नॉट रिपोर्ट लॉस, लॉस वाले एंटिटीज को नहीं लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट वाले एंटिटीज को ऐड करेंगे और उस टोटल करेंगे और फिर हम लोग टोटल करेंगे कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग दैट रिपोर्ट लॉस, प्रॉफिट वाले एंटिटी को टोटल करेंगे और लॉस वाले एंटिटी को टोटल करेंगे, दोनों का टोटल देखेंगे, उसमें से जो हायर होगा प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबल एंटिटी या लॉसेबल एंटिटी, दोनों में से जो हायर रहेगा उसका 10% हम लोग निकालेंगे ना। फिर हम लोग चेक करेंगे अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है 10% और मोर, तब वो वाला सेगमेंट सारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, उसको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ता। अगर ये प्रॉफिट और लॉस वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे एसेट, वेदर एन एसेट आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगर एसेट, जो एसेट है एंटिटी का एसेट, तब एसेट को देखेंगे कि वो 10% से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 10% से ज़्यादा है, ABCD का 10% ज़्यादा है और द कंबाइंड एसेट, तब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तो अगर एक भी कंडीशन थ्रेशोल्ड पूरा होता है ना तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो उसका रिपोर्ट सेपरेटली जाता है। अगर और फिर अगर ये भी कंडीशन नहीं फॉलो होता तो मैनेजमेंट जो बिलीव करेगा कि ये वाले सेगमेंट को हमको रिपोर्ट करना है, तो वो मैनेजमेंट का डिसीजन के ऊपर होता है। वेदर मैनेजमेंट बिलीव दैट सेगमेंट इंफॉर्मेशन वुड बी यूजफुल टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है। ये पूरा वॉलेंटरली है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मैनेजमेंट करता ही है। मैनेजमेंट जनरली ये नहीं करता कि वो खुद से बोलेगा कि हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन को यूजर को दिखाने के लिए हम इनको वो नहीं करता। ये थ्रेशोल्ड को ही मेनली चेक किया जाता है, थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से ही वो सब सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट रहते हैं और उसको ही सेपरेटली रिपोर्ट किया जाता है एज ए ऑपरेटिंग सेगमेंट। कोई भी अगर ये चारों ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते, पहला तो कि थ्रेशोल्ड नहीं हो रहा, फिर प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड नहीं मैच कर रहा, फिर एसेट्स का थ्रेशोल्ड, तो और मैनेजमेंट तो खुद से डिसाइड करेगा नहीं, मैनेजमेंट भी डिसीजन नहीं ले रहा, तो उसको उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बोलेंगे। जब कोई भी एक थ्रेशोल्ड फुलफिल होता है तो उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बोला जाता है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल हो, अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है और उसका अलग से सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट बोल के रिपोर्टिंग किया जाता है।
अगर नहीं फुलफिल होता है तो उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं मान कि एग्रीगेशन का हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियसली स्लाइड 15 में कि अगर जो भी सेगमेंट है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट डू नॉट मीट द थ्रेशोल्ड, अगर जो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग टू प्रोड्यूस अ रिपोर्टेबल सेगमेंट which meet the five criteria in the slide तो and have similar economic characteristics. तो अगर entity में combine information about operating segment that do not meet the threshold, entity कंबाइन कर सकती है जो थ्रेशहोल्ड को मीट नहीं कर रहा तो रिपोर्ट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो कि अगर सेम नेचर एंड क्लास ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है या इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका कि सेम रिसोर्सेज है, सेम प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, तो वो सबको एग्रीगेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है मैनेजमेंट टू लोअर डाउन द डिस्क्लोजर। फिर वो मैनेजमेंट 75% ऑफ रेवेन्यू प्रिंसिपल्स जो है, अब एग्रीगेशन के बाद मैनेजमेंट देखेगा कि एग्रीगेशन प्रिंसिपल्स भी है और ये थ्रेशहोल्ड भी है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट चेक करने के लिए एक 75% ऑफ रेवेन्यू एक्सटर्नल रेवेन्यू प्रिंसिपल है। वो क्या है कि पहले आप थ्रेशहोल्ड लिमिट चेक कर लो, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो रिपोर्टेबल सेगमेंट, फिर उसके बाद आप देखोगे टोटल करके कि एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% आपका हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आपको फिर बाकी सेगमेंट्स में से कुछ सेगमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना। 10 तो सेगमेंट है आपका, टोटल मिला के आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू जो हो रहा है, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% क्रेडिट। सपोज एक्सटर्नल रेवेन्यू आपका सारा सेगमेंट को मिला के 10 सेगमेंट्स को मिला के 1000 है, तो 1000 लैक्स को अगर आप 75% करोगे तो 750 लैक्स होगा। अब आप जो आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द थ्रेशहोल्ड निकाला है एसेट और प्रॉफिट और लॉस को और एसेट्स और रेवेन्यूज के हिसाब से आप देखोगे कि 75% का क्राइटेरिया से ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे 750 लाख से ऊपर ही आपका रिपोर्टिंग होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका उससे कम होता है, जैसे कि आपने थ्रेशहोल्ड के हिसाब से सपोज आपका जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू आप अगर ऐड करोगे, सपोज आपने सिलेक्ट किया ABCDE, आपने 5 सेगमेंट या 6 सेगमेंट को सिलेक्ट किया, उसका टोटल मिला के एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल मिला के आपका सपोज 500 ही हो रहा है, तो आपको 250 का और सेगमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा, टू इन ऑर्डर रिपोर्ट करना पड़ेगा सेपरेटली। तो आपको GF जितना भी अदर, जैसे आपने 6 सेगमेंट लिया तो आपको और सेगमेंट इतने ऐड करने पड़ेंगे कि आपका 250 का लिमिट क्रॉस हो जाए, मतलब 750 के ऊपर चला जाए, 750 लैक्स के ऊपर, तो उतना आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो बाकी रहेगा उसको आप अदर सेगमेंट बोल के रिपोर्ट कर सकते हो। तो वही बोला, इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सेगमेंट is less than 75%, additional operating segment should be identified as reportable segment even if they do not meet 10% threshold until at least 75% of entity's revenue is included in the reportable segment। वही बोला कि अगर आपका बाकी में से 10% का क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं हो रहा लेकिन आपको 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ये हम लोग अभी एक इसके बाद थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज आपने लास्ट ईयर कुछ सेगमेंट्स का रिपोर्टिंग किया जो कि आपका थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया मीट किया, 10% का थ्रेशहोल्ड भी मीट किया और 75%। अब दिस ईयर आपका वो थ्रेशहोल्ड मीट नहीं किया, तो क्या आप रिपोर्ट नहीं करोगे उस सेगमेंट्स का? तो लास्ट ईयर आपने किया है तो इस साल भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा।
अगर आप इस साल आपने रिपोर्ट किया और आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी प्रिंसिपल मतलब आपने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था तो इस साल भी आपको रिपोर्ट करना है, और लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको रिपोर्ट नहीं करना, बिकॉज इस साल तो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट था ही नहीं, बिकॉज आपने कंटिन्यूटी प्रिंसिपल फॉलो किया था इसलिए आपको रिपोर्ट करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा अगर वो थ्रेशहोल्ड को मीट नहीं करता। लेकिन अगर थ्रेशहोल्ड को मीट करता है तब आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंपैरेटिव प्रिंसिपल्स मीन्स if operating segment is identified as reportable segment in current period as per 10% threshold, preceding period date presented for comparative purpose should be restated to facilitate the comparison even if it did not meet 10% criteria in the preceding period unless the information is not available and cost to develop would be high। बोलने का मतलब कंपैरिजन प्रिंसिपल बोलता है कि सपोज आपका लास्ट ईयर थ्रेशहोल्ड नहीं मीट किया था तो लास्ट ईयर आपने रिपोर्ट नहीं किया था, पर इस साल करंट ईयर में आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट हो जाता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर इस साल का करोगे तो आपको लास्ट ईयर का भी कंपैरेटिव फिगर देना पड़ेगा, लास्ट ईयर कंपैरेटिव फिगर देना पड़ेगा एज पर दी स्टैंडर्ड, अनलेस और अनटिल आपके पास कोई नंबर्स ना हो। अगर नंबर्स है, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप कैसे दोगे, लेकिन अगर है तो आपको कंपैरिजन कंपैरेटिव फिगर्स देना पड़ेगा। इवन लास्ट ईयर आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं उससे मतलब नहीं, अगर इस साल आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट है और लास्ट ईयर नहीं था तो आपको दोनों साल का देना पड़ेगा। अदर रिक्वायरमेंट्स जनरली ऐसे है तो आप बहुत सारे सेगमेंट्स का रिपोर्टिंग हो जाएगा, तो सपोज एक एंटिटी के पास 600 सेगमेंट्स है तो सबका रिपोर्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं उसको एग्रीगेट करके स्मॉल कर दिया जाता है। जनरली ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप 10 सेगमेंट तक ही रिपोर्टिंग कीजिए, लिमिट एक कर देता है कि आप 10 सेगमेंट तक रिपोर्टिंग कीजिए, बाकी को आप अदर्स में डाल दीजिए। तो practical limit may be placed to numbers of reportable segment to prevent excessive detailed segment information. Such limit may be placed at 10 if reported segment as per threshold crosses 10 segment। आपका जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है वो वास्ट ना हो जाए, एक्सेस ना हो जाए, इसीलिए आप बोला गया कि लिमिट कर दिया गया कि आप 10 सेगमेंट तक ही रिपोर्ट कीजिए, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको देना भी पड़ेगा, तो थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर रहा है अकॉर्डिंगली तो आपको देना भी पड़ेगा। मैनेजमेंट डिस्क्रिशन प्रिंसिपल्स, और जो डिस्क्लोजर का बात आ रहा है तो मैनेजमेंट का तो पहले सारा डिसीजन रहता है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड मे कंसीडर reportable and separately disclosed if management believe that the information about the segment would be useful to the users of the financial statement। अगर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि ये इस सेगमेंट का रिपोर्टिंग देना चाहिए तो वो देगा, इट्स डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। तो मैनेजमेंट का तो डिसीजन ऑलवेज इम्पोर्टेंट रहता ही है। रेसिडुअरी मतलब अगर जो जो आपने थ्रेशहोल्ड के हिसाब से डिस्क्लोजर दे दिया 10% का, 75% का कंटिन्यूटी प्रिंसिपल्स का और कंपैरेटिव फिगर्स के हिसाब से, फिर अगर जो बाकी रह जाता है उसको आप रेसिडुअरी अदर्स बोल के आपको उसको रिपोर्टिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको फुल डिस्क्लोजर चाहिए। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट आर नॉट रिपोर्टेबल, जो रिपोर्टेबल नहीं, अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करना, उसको आप अदर्स बोल के सारा, जैसे कि 10 ठो सेगमेंट है, 10 ठो का आपने रिपोर्टिंग दिखाया अलग से ABCDEFGH, और बाकी 10 को आप अदर्स बोल के जो कि रेसिडुअरी कैटेगरीज का जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है उसको आप अदर्स बोल के डिस्क्लोज कर दीजिए कंबाइन करके। एंड डिस्क्लोज इन all other segments category separately from other reconciliation item in reconciliation to prevent source of revenue included in all other segments shall be described। अब ये वाला जो हम लोग ने डिस्कस किया है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल
जिसमें आइडेंटिफिकेशन को हम लोग प्रॉपर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन के। सपोज 9 सेगमेंट है ए लिमिटेड का, इंफॉर्मेशन ऑफ विच इज गिवन इज एज अंडर रुपीज इन लैक्स। पर्टिकुलर्स बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई तक है, 9 सेगमेंट्स आर देयर। सेगमेंट रेवेन्यू एक्सटर्नल सेल्स, ए का नील है, बी का नील है, सी का नील है, डी का 100 लैक्स, ई का 100 लैक्स, एफ का 100 लैक्स, जी का 200 लैक्स, एच का 100 लैक्स, आई का 100 लैक्स, टोटल 700 लैक्स। इंटर सेगमेंट जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो ए का 600 लैक्स, बी का 120 लैक्स, सी का 240 लैक्स, डी का 100 लैक्स, ई का 120 लैक्स, एफ का 80 लैक्स, जी का 400 लैक्स, एच का 100 लैक्स, आई का नील। तो टोटल हो गया इंटर सेगमेंट सेल का 1760। अब टोटल मिला के एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्स हो गया 2460, 2460। अब सेगमेंट प्रॉफिट्स एंड लॉस के कैसे, ए का 80 लैक्स, बी का 60 लैक्स, सी का 50 लैक्स, डी का 40 लैक्स, ई का 30 लैक्स, एफ का -100 लैक्स, जी का 900 लैक्स, एच का 110 लैक्स, आई का 140 लैक्स। तो टोटल हो गया 1090 लैक्स। सेगमेंट एसेट के क्या क्या है, ए का 20 लैक्स, बी का 15 लैक्स, सी का 15 लैक्स, डी का 15 लैक्स, ई का 10 लैक्स, एफ का 10 लैक्स, जी का 90 लैक्स, एच का 10 लैक्स, आई का 16 लैक्स। टोटल हो गया 201 लैक्स। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंस्टिट्यूट रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसमें से कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। इफ यू वेर इन्फॉर्म दैट, अगर आपको बता दिया जाए कि ए बी सी एंड ई वेर रिपोर्टेबल सेगमेंट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर ए बी सी और ई ये 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट थे, और इस साल आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम लोग रेवेन्यू के हिसाब से करेंगे। रेवेन्यू के हिसाब से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक्सटर्नल रेवेन्यू हम लोग को पता है कि ए का नील है, बी का नील है, सी का नील है, डी का 100 लैक्स, ई का 100 लैक्स, एफ का 100 लैक्स, जी का 200 लैक्स, एच का 100 लैक्स, आई का 100। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू हो गया 700 लैक्स। इंटर सेगमेंट सेल जो है, ए का 600 लैक्स, बी का 120 लैक्स, सी का 240 लैक्स, डी का 100 लैक्स, ई का 120 लैक्स, एफ का 80 लैक्स, जी का 400 लैक्स, एच का 100 लैक्स, आई का नील, और टोटल हो गया 1760 लैक्स। अब टोटल जोड़ लीजिए ए एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्स को। तो ए का नील प्लस 600 तो 600, बी का नील प्लस 120 तो 120, सी का नील प्लस 240 240, डी का 100 प्लस 100 200, ई का 100 प्लस 120 220, एफ का 100 प्लस 80 180, जी का 200 प्लस 400 600, एच का 100 प्लस 100 200, आई का 100 प्लस 100 100 प्लस नील दैट इज 100। और टोटल हो गया 700 प्लस 1760 दैट इज 2460। ये टोटल रेवेन्यू। अब इसका परसेंटेज, ईच परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू। टोटल ए का जो टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्स है, टोटल मिला के 600 है, और टोटल ऑल ओवर जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो 2460 है। तो 600 डिवाइड बाई 2460, तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो 24% आएगा। इन द सेम वे बी का जो आया है 120 डिवाइड बाई 2460 तो 5%, 240 डिवाइडेड बाई 2460 तो 10%, 200 डिवाइड बाई 2460 तो 8%, 220 divided by 2460 तो 9%। इन द सेम वे एफ का 7%, जी का 24%, एच का 8% और आई का 4%। तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा कौन कौन सा सेगमेंट है, तो ए है 10% से ज़्यादा जो कि 24% है, और सी है 10% या 10% से ज़्यादा, और जी है 10% और 10% से ज़्यादा, तो 24%।
तो कौन कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ यहाँ पे? ए सी एन जी, रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ ए सी एन जी। तो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू ए सी एन जी, ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ। अब हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे सेगमेंट रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स। तो ए का प्रॉफिट 80, बी का प्रॉफिट 60 लाख, ए का प्रॉफिट 80, बी का 60, सी का 50, डी का 40, ई का 30, एफ का माइनस 100 लाख, जी का 900, एच का 110 लाख, आई का 140। तो पहले हम लोग सारा प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, कितना प्रॉफिटेबल सेगमेंट है तो कि 1300। फिर लॉस का सारा सेगमेंट को ऐड करेंगे 220। तो नेट प्रॉफिट हमारा हो गया इस दोनों को मर्ज करके 1080। लेकिन हम लोग जो देखेंगे क्राइटेरिया 10% ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिटेबल हम लोग अलग से देखेंगे। कंबाइंड प्रॉफिट 1300 का 10% है जो कि 130 है, और 10% ऑफ लॉसेस, तो लॉसेस कितना 220, 220 का 10% 22, तो हायर ऑफ द टू कितना है 130 इज द हायर ऑफ द टू। तो अब इसमें जो भी सेगमेंट 130 से ज़्यादा है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो इन दैट केस ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी 130 से ज़्यादा है तो जी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, एच भी नहीं है, आई 130 से ज़्यादा है दैट इज 140। तो जी एंड आई अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट और रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब एसेट के हिसाब से देखिए, एसेट ए बी सी डी का एसेट कितना है, ए का 20, बी का 15, सी का 15, डी का 15, ई का 10, एफ का 10, जी का 90, एस का 10, आई का 16, टोटल 201 लाख। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 20 डिवाइडेड बाई 201 तो 10%। इन द सेम वे आप सबका परसेंटेज निकालोगे तो बी का 7%, सी का 7%, डी का 7%, ई का 5%, एफ का 5%, जी का 45%, एच का 5%, आई का 8%। तो अकॉर्डिंग टू दिस एसेट का क्राइटेरिया 10% और मोर। तो इसमें कौन कौन सा 10% और मोर है? ए 10% से ज़्यादा है, 10% है तो ए रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा और जी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा बिकॉज 10% से ज़्यादा है 45%। तो ए और जी। तो अब प्रॉफिट के हिसाब से आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट आया ए सी एन जी, और प्रॉफिट एस रेवेन्यूज के हिसाब से आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट आया ए सी एन जी, प्रॉफिट के हिसाब से आया जी और आई, और एसेट के हिसाब से ए और जी। तो अब आपको 75% क्राइटेरिया चेक करना है। तो 75% क्राइटेरिया के लिए पहले आप एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% करोगे। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 700 है, उसका 75% कितना हो रहा है 525। अब आप देखोगे कि टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट अकॉर्डिंग टू 10% थ्रेशोल्ड। अब हम लोग ने जब निकाला 10% का थ्रेशोल्ड, तो रेवेन्यू के हिसाब से ए सी और जी, ए सी और जी हो गया, और ए सी जी, और प्रॉफिट के हिसाब से आई जी एन आई। तो टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट थ्रेशोल्ड के हिसाब से ए सी जी एन आई है 10% का थ्रेशोल्ड के हिसाब से। अब कंटिन्यूटी प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लास्ट टाइम हम लोग ने रिपोर्ट किया था ए बी सी ई चारों का रिपोर्टिंग किया था, तो इस बार भी हम लोग को रिपोर्टिंग करना है ए बी सी ई के हिसाब से कंटिन्यूटी प्रिंसिपल फॉलो करें। तो इस बार हम लोग किस किस का देंगे कंपैरेटिव प्रिंसिपल, कंपैरेटिव फिगर्स किस किस का रिपोर्टिंग करेंगे। इस साल का रिपोर्टिंग जाएगा मेरा एज पर थ्रेशोल्ड 10% के थ्रेशोल्ड के हिसाब से ए का जाएगा, सी का जाएगा, जी का जाएगा, ई का आई का जाएगा, और एज पर कंटिन्यूटी प्रिंसिपल जो लास्ट ईयर का था ए बी सी, तो टोटल कितना हो ए बी सी तो जाएगा ही, और ई जी और आई ये सब का जाएगा, मतलब 6 सेगमेंट्स का रिपोर्टिंग हुआ। अब इस 6 सेगमेंट का हम टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऐड करेंगे। तो ए का एक्सटर्नल रेवेन्यू 0 है, बी का एक्सटर्नल रेवेन्यू 0 है, सी का एक्सटर्नल रेवेन्यू 0 है, ई का 100 है,
जी का 200, आई का 100 है, तो टोटल मिला के 400 हुआ, जो कि 525, जो एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% का जो क्राइटेरिया है उससे कम है। तो हम लोग को और रिपोर्ट करना पड़ेगा इस लिमिट को फुलफिल करने के लिए। तो हम लोग और रिपोर्ट करेंगे, तो हम लोग रैंडमली ले लेंगे जो कि अदर अदर रिपोर्टेबल यूनिट है कि कौन कौन सा है। जैसे कि हमने ए का रिपोर्टिंग किया, बी का रिपोर्टिंग किया, सी का रिपोर्टिंग किया, ई का रिपोर्टिंग किया, जी का रिपोर्टिंग किया, आई का अब बाकी कौन सा रह गया, सी, डी, एफ और एच, ये 4 रिपोर्टिंग रहेगा, 4 सेगमेंट रिपोर्टिंग रहेगा। तो हमको इस लिमिट को फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए, 125 चाहिए। कितना लिमिट चाहिए, 125। तो हम इसमें से 2 सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया है शायद एच और एफ, एफ और एच को मैंने सिलेक्ट किया है। तो अगर एच और एफ को, और हम एफ और एच को हम रिपोर्टेबल सेगमेंट बना लेते हैं 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, तो 100 + 100 200 का क्राइटेरिया, जो कि हमारा 75% का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। तो अब हम लोग रिपोर्ट किस किस का करेंगे, अब हम लोग रिपोर्ट करेंगे बाय मीटिंग द 75% थ्रेश होल्ड। अब हम लोग मीट करेंगे ए, बी, सी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। एफ जी को भी, एफ और एच को भी इंक्लूड कर लेंगे तो सारा रिपोर्ट करेंगे। मतलब 10% का क्राइटेरिया, थ्रेश होल्ड का क्राइटेरिया, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, कंपेरिजन प्रिंसिपल, सब फॉलो हो गया इसमें। तो ये एक एग्जांपल था पूरा फुल फ्लेज इसका डिस्क्लोजर कि कैसे आप इंडेस 108 में सेगमेंट का रिपोर्टिंग कैसे बनाओगे और किस तरह से आप रिपोर्टेबल सेगमेंट को डिटरमाइन करोगे। अब डिस्क्लोजर के बारे में बोला कि क्या क्या आप डिस्क्लोजर दोगे एज पर दी स्टैंडर्ड। जनरल इंफॉर्मेशन फैक्टर यूज टू आइडेंटिफाई, क्या क्या फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। जजमेंट किस तरह से मैनेजमेंट ले रहा है बाय अप्लाइंग द एग्रीगेशन क्राइटेरिया को कैसे मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर विच ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट डिराइव इट्स रेवेन्यू। तो इस तरह से डिस्क्लोजर जाएगा। सेगमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को भी डिस्क्लोज करोगे। मेजर्स ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, measures of assets and liabilities of each reportable segments, measurement basis. CODM may use measure different from that used in the financial statement to measures an operating segment profit and loss segment assets or liabilities, segment results, assets and liabilities to be reported at the measure used by the CODM. CODM जैसे मेजर करेगा उस तरह से रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिकनसाइल करना पड़ेगा हर एक फिगर को, रिकॉन्सिलिएशन प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ेगा टू कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटी अमाउंट, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लाइबिलिटीज, मटेरियल इंफॉर्मेशन इफ एनी। तो इस तरह से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर दिस स्टैंडर्ड। और भी डिस्क्लोजर आप दोगे इफ प्रोवाइडेड टू, अगर प्रोवाइडेड टू द CODM है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। तो इस तरह से जैसे CODM ने प्रोवाइड किया है interest revenue and interest expenses, depreciation and amortization, entities interest in joint venture and associate, income tax expenses or income, non-cash items other than depreciation and amortization। फिर इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन अगर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटर सेगमेंट किस तरह से यूज किया जा रहा है, लोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, इनकम टू बी मेड ऑन रीजनेबल बेसिस, geographical areas के हिसाब से डिस्क्लोजर, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एंड एट्रीब्यूटेड टू एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू फॉरेन कंट्रीज, कितना एक्सटर्नल रेवेन्यू इंडिया मतलब कंट्री का कितना बाहर का है। नॉन करेंट एसेट लोकेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मेजर कस्टमर्स है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर है जो कि मोर देन 10% ऑफ एंटिटीज रेवेन्यू है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली अलॉन्ग विद फैक्ट्स। डिस्क्लोज टोटल फ्रॉम द कस्टमर्स, उस कस्टमर से कितना आ रहा है वो डिस्क्लोज कर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल रेवेन्यू। कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर का आइडेंटिटी नॉट रिक्वायर्ड। ये आज का हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्क्लोजर था
सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्कशन था। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। मैंने आपको प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस किया है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश किया है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ subscribe my channel, please share my channel, like my channel. Thanking you for watching my video.